जय श्री राम दोस्तों, मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की विज्ञान। देखिए, काफ़ी दिनों से यानी कि लगभग 3-4 दिनों से आपको वीडियोस रेगुलर नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये वीडियो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे आज से जो वीडियो आपको रेगुलर मिल सके। तो बात करते हैं बच्चों, हम पढ़ रहे थे जो कक्षा 10 की विज्ञान है उसके अंदर हमने जो मानव तंत्र है उनके अंदर हमने सबसे पहले पाचन तंत्र का अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया था। और पाचन तंत्र में भी हमने जो शुरुआत है यानी पाचन तंत्र के अंदर आवश्यक जो अंग हैं, जो उनके आवश्यक ग्रंथियां हैं, उन सभी का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं जो पाचन तंत्र है उसकी क्रियाविधि की, कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन का पाचन किस तरीके से होता है, आज हम उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाते हैं तो उसके बाद जब भी वीडियो अपलोड होगी चैनल पर आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा, ताकि आप फटाफट उस वीडियो को देख पाएंगे। तो बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। अब ये सब चीज़ें तो मेरे को बताने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप सब समझदार हो। तो चलते हैं, बात करते हैं पाचन की क्रियाविधि। पाचन की क्रियाविधि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं भी रहती हैं। छोटे प्रश्न भी बनते हैं और बड़ा एक प्रश्न भी बनता है, क्योंकि पाचन की क्रियाविधि से रिलेटेड जब भी बात करेगा तो वो क्या कहता है कि किसी एंजाइम के बारे में बात कर सकता है, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम कहाँ से स्रावित होते हैं इनकी बात कर सकता है, या इसके अलावा कौन सा एंजाइम किस पदार्थ का पाचन करता है इसके बारे में बात कर सकता है। ये आप सब समझ रहे हो ना। तो हम बात करेंगे एक एक। याद कीजिए, हमने पाचन तंत्र में सबसे पहले जो पहली क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने जब पूरी स्ट्रक्चर को देखा था, पाचन तंत्र की स्ट्रक्चर को देखा था, तो हमने बताया था कि जो आहार नाल है, हमारी आहार नाल है, उसका जो स्टार्टिंग है यानी कि आहार नाल की अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूं कुछ इस तरीके से होती है और यहां पर एक संरचना होती है और यूं जाकर ये बनता है, कुछ ऐसी संरचना होती है। इसे हम यहाँ पर दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला भाग है जो नासिका वाला भाग है और नीचे वाला भाग है जो हमारा मुख होता है। और मुख या मुख गुहा वाला भाग यही होता है। यही तो हमने पढ़ा था कि जो पहला पार्ट होता है वो पहला पार्ट क्या कहलाता है बच्चों, मुख या मुख गुहा। तो जो पाचन की क्रियाविधि है उसको भी हम क्या करेंगे, इसी क्रम में पढ़ेंगे कि सबसे पहले मुख और मुख गुहा में, फिर उसके बाद में यहाँ पे ग्रसनी वाले भाग में, फिर उसके बाद में ग्रासनाल में, फिर आमाशय में, फिर आंत्र में। इस तरीके से एक क्रम से इसका अध्ययन करेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मुख व मुख गुहा में पाचन, ध्यान से समझना, मुख व मुख गुहा। मुख व मुख गुहा के अंदर अगर पाचन की हम बात करते हैं तो आपको पता है कि मुख और मुख गुहा में कौन कौन सी संरचनाएं होती है हमारी, हमने पढ़ा है सब कुछ। क्या क्या होता है हमारी संरचना में, हमारे जो मुख गुहा है उसके अंदर दांत होते हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारी जीभ होती है। इसके अलावा हमारी जो लार ग्रंथियां हैं ये भी कहाँ पाई जाती हैं, मुख गुहा में पाई जाती हैं। और मुख गुहा में पाचन की क्रियाविधि स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो शुरू कहाँ से होता है, मुख गुहा से शुरू होता है। क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भोजन को छोटे छोटे अवयवों में तोड़ना भी क्या है, पाचन है। लेकिन वहां पे एक लाइन जोड़ी थी कि यांत्रिक और रासायनिक तरीके से तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यही तो हमने पढ़ा था। तो अगर मैं बात करता हूं कि मुख व मुख गुहा में कौन कौन सी संरचनाएं हमारी, दांत उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये दांत जो होते हैं ये क्या करते हैं, इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। यानी कौन सा तरीका, यांत्रिक तरीके से। यांत्रिक पाचन की अगर हम बात करते हैं तो मुख गुहा में स्टार्ट
हो चुका है। इसके अलावा हमारी मुख गुहा में एक संरचना और पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, तो याद कीजिए मैंने कितनी प्रकार की लार ग्रंथि बताई थी हमारे अंदर। मनुष्य में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी थी बताई थी मैंने, याद कीजिए, आप खुद कोशिश कीजिए उसके, या फिर जो आपने रिपीट किया है, मैंने कहा था आपको कि आप रिपीट करते रहना। तो लार ग्रंथियां कितनी थी हमारे, 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी, एक तो जीभ के नीचे वाली जिसको मैंने कहा था अधिजीव्या कहा था। इसके अलावा एक जो हमारी होती है यहाँ पर इस जगह जबड़े जहां पर हमारे मिलते हैं, ठीक है, मैक्सिला जहां पर हमारी मिलती है वहां पर होती है, जिसे हमने क्या कहा था, सब मैंडिबुलरी या सब मैक्सिलरी जो ग्रंथि थी वो कहा था। इसके अलावा एक ग्रंथि थी वो हमारी कहाँ थी, इस कान के नीचे वाले भाग पर, जिसे हमने क्या कहा था, जो कर्ण पूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड, यही कहा था। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हमने पढ़ी थी। इन लार ग्रंथियों से ही एक एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम क्या दिया था हमने, टायलिन या लारिये एमाइलेज। ध्यान से समझना, एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। कौन सा एंजाइम स्रावित होता है लार ग्रंथियों से, टायलिन या लारिये एमाइलेज। अगर इसको और डीप जानना है तो हमने बताया है आपको, मैंने खुद ने बताया आपको कि जो टायलिन एंजाइम है वो हमारी पैरोटिड जो ग्लैंड है, कर्ण पूर्व जो ग्रंथि है लार ग्रंथि, उससे स्रावित होता है। तो ये टायलिन जो एंजाइम होता है इसका कार्य क्या होता है, ये टायलिन एंजाइम सबसे पहले जो शर्करा का एक प्रकार है स्टार्च, क्या है, स्टार्च है, इस स्टार्च को किसमें चेंज कर देता है, माल्टोज में। किसमें चेंज करता है, माल्टोज में चेंज कर देता है। और शर्करा जो स्टार्च है ये एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। देखिए आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए क्या करता है एग्जामिनर, कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है। अब आपने तो क्या पढ़ रखा है कि स्टार्च का पाचन होता है, यही पढ़ रखा है, लेकिन वो क्या करता है कि ऐसा कहेगा कि स्टार्च का पाचन नहीं देकर वहां पर ऑप्शन में क्या देगा आपको, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भी सही है क्योंकि स्टार्च भी अपने आप में क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि हमारी मुख गुहा में किसका पाचन हो जाता है, स्टार्च का पाचन हो जाता है। और स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाती है, माल्टोज में परिवर्तित हो जाती है। माल्टोज जो है एक डाइसैकेराइड है, इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मुख गुहा में किस तरीके से पाचन हुआ और किसका पाचन हुआ। समझ में आया आपको कि मुख गुहा में हमारे लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले टायलिन या लारिये एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण हमारे जो स्टार्च है वो स्टार्च किसमें चेंज हो जाती है, माल्टोज में चेंज हो जाती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि मुख गुहा में पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब और देखते हैं, तो जो ये स्टार्च होती है इसका लगभग 30% भाग, कितना, लगभग 30% भाग यहां पर माल्टोज में चेंज हो जाता है। यानी जितनी हमने स्टार्च खाई है उसका लगभग 30% भाग कहाँ किस में चेंज हो जाता है, माल्टोज में चेंज हो जाता है। माल्टोज भी क्या है, एक शुगर है। यानी अब सोचिए आप अगर कोई शर्करा का, यानी कि जैसे आपने चावल खाया, चावल में स्टार्च है, उस चावल को आप बार बार चबाते रहे, आपके मुंह में रहा थोड़ी देर के लिए, वो चावल आपको मीठा जो है महसूस होने लगेगा, उसका स्वाद है वो कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। कारण क्या है, कारण यही है कि उस चावल के अंदर उपस्थित जो स्टार्च है अब किस में कन्वर्ट हो गई है, माल्टोज में। और माल्टोज एक शर्करा है, और शर्करा कैसी होती है, मीठी होती है। इसी वजह से होता है वो, क्योंकि आपके लार में उपस्थित टायलिन एंजाइम किस में चेंज कर देता है, इसे माल्टोज में चेंज कर देता है। यहां तक समझ में आ गया आपको, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। अब इसके बाद में क्या होता है, जो ये
आपने भोजन लिया, भोजन को हमने चबा लिया, चबाने के बाद में उसके अंदर इस तरीके से लार मिश्रित हो गई है, भोजन जो है वो कैसा हो गया है बच्चों, लसलसा हो गया है या निगलने में जो आसानी हो गई है। यानी जो अब भोजन है वो यहां से आगे की तरफ चलेगा या नहीं, मुख गुहा में पाचन हो चुका है, उसके बाद में भोजन आगे की तरफ हम उसे निगलते हैं। तो जब ये भोजन एक लुगदी के समान हो जाता है, यहां पर कैसा हो जाता है, लुगदी के समान, यानी इसके अंदर लार मिल जाती है और ये लसलसा हो जाता है, तो इसे एक नाम दिया जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बोलस कहते हैं। या आपको नाम याद रखने कि यहां से जो भोजन नीचे की तरफ जा रहा है यह क्या कहलाएगा, बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। अब क्या होगा कि मुख गुहा के बाद में जो अगला पार्ट आता है वो क्या है आपके, ग्रसनी। क्या कहते हैं उसे, ग्रसनी। अब ग्रसनी के अंदर कोई पाचन की क्रियाविधि नहीं होती है, क्योंकि ग्रसनी का कार्य कितना है कि ग्रसनी का कार्य ये है कि जो आपकी मुख गुहा है उसका अंतिम भाग है, ठीक है, और नीचे की तरफ से किसे जोड़े रखती है, ग्रासनाल को जोड़े रखती है। यानी ग्रसनी के अंदर आपकी ग्रासनाल जुड़ी होती है तथा ग्रासनाल से होता हुआ भोजन सीधा आमाशय में चला जाता है। यानी आपके ग्रसनी वाले भाग में और आपके इसमें ग्रासनाल वाले भाग में, यानी इस भाग में तथा इस भाग में, जो कि कौन सा भाग है ये, ग्रासनाल, ईसोफेगस, इसके अंदर कोई भी पाचन की क्रियाविधि नहीं होती है, केवल ये एक कनेक्टर का कार्य करते हैं, पाचन में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन ग्रासनाल में एक विशेष प्रकार की तरंग गति होती है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। कौन सी होती है, क्रमानुकुंचन तरंग गति। क्रमानुकुंचन तरंग गति होती है और इसी गति के कारण जो भोजन है वो नीचे की तरफ धकेला जाता है, यहां पर धकेल दिया जाता है। अब इसके बाद में होता क्या है बच्चों, जो भोजन है वो यहां पर एक वाल्व पाया जाता है, एक अवरोधनी होती है, पढ़ा है हमने इसके बारे में भी कि एक अवरोधनी होती है तथा इस अवरोधनी से होता हुआ जो भोजन है वो कहाँ पहुंच जाता है, अब आपके आमाशय में पहुंच जाता है, आपके स्टमक में पहुंच जाता है। जो ये अवरोधनी है इसका नाम क्या है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आपको याद होगा ना, मैंने बताया था आपको दो प्रकार के स्फिंक्टर बताए थे, दो अवरोधनी, एक यहाँ होती है और एक यहाँ होती है, दोनों बताई थी मैंने। इसका कार्य क्या होता है, भोजन को वापस ग्रासनाल में जाने से रोकना, तथा इसका कार्य क्या होता है कि आंत्र से वापस से आमाशय में भोजन को आने से रोकना। दोनों कार्य बताए थे मैंने आपको जब हमने इससे पढ़ा था। अगर फिर भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अपने विज्ञान की, वहां पर से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है? और अगर आपको इनका नाम पता है तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इनका नाम क्या है, इन दोनों का नाम बताएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं कि जो भोजन है, अपना जो भोजन है, या भोजन की जगह हम उसे क्या बोलेंगे, अब बोलस बोलेंगे। जो ये बोलस है वो कहाँ पहुंच गया है बच्चों, आमाशय में पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गया है, आमाशय में। अब हमारे आमाशय में पहुंचने के बाद में यहाँ पर काफी तरीके से पाचन होता है, कुछ एंजाइम होते हैं जो यहाँ भोजन का पाचन करने का कार्य करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला आपको कि यहां पर HCl उपस्थित होता है, क्योंकि जो आमाशय है, आमाशय का जो pH है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये जो HCl है, यह HCl एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है, जिन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, अम्लजन कोशिका या ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या कहते हैं बच्चों, दोनों नाम है इसके, ऑक्जेंटिक सेल्स या अम्लजन कोशिकाएं कहते हैं। इनसे क्या स्रावित होता है, HCl स्रावित होता है। और इस HCl का एक विशेष कार्य है कि जो आमाशय है उसकी अम्लीयता को बढ़ाना या उसके pH के मान को कम करना। ये बात भी मैंने आपको बता दी है कि pH जब बढ़ता है तो अम्लीयता घटती है, और जब pH कम होता है तो अम्लीयता बढ़ती है। तो यहाँ का जो pH है, आमाशय का जो आपका pH है
वो लगभग 1.3 के आसपास होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, ये कैसा होता है, माध्यम अति अम्लीय होता है। बहुत बार पूछे जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे माइनर क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या होगा कि HCl किससे स्रावित हो रहा है, अम्लजन कोशिकाओं से स्रावित हो रहा है या ऑक्जेंटिक सेल से स्रावित हो रहा है। ठीक है, इनके द्वारा इसका जो माध्यम है वो क्या कर दिया जाता है, अति अम्लीय कर दिया जाता है, ताकि अगर कोई ऐसा विषैला पदार्थ भी हम खाते हैं तो उसका भी पाचन वहां हो जाए। कोई विषाणु हम खा जाते हैं तो उसका भी वहां पर पाचन आसानी से हो जाए और भोजन को आसानी से बहुत से भागों में तोड़ा जा सके। एक बात हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जो HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये तो अपने आप में क्या है, एक एसिड है, अम्ल है। ये जो एसिड है ये तो हमारे आमाशय की दीवारों को गला देना चाहिए ना, क्योंकि आमाशय है वो तो एक बिल्कुल सॉफ्ट दीवारें हैं इसकी, तो उनको गला देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है कि आपके आमाशय की जो चारों तरफ की दीवारें हैं क्या वो गल जाती हैं इससे? नहीं होता है ऐसा। तो उसको बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए, आमाशय की दीवारों को बचाने के लिए वहां पर एक श्लेष्म का स्रावण होता है। श्लेष्म या जिसे हम कहते हैं म्यूकस, क्या कहते हैं बच्चों, म्यूकस, इसका स्रावण होता है। और ये जो श्लेष्म होता है ये आमाशय की दीवार के चारों तरफ यहां इस तरह अंदर की भाग में फैला रहता है, जिससे कि जो HCl है ये HCl इसकी दीवारों को हानि नहीं पहुंचा पाता है। यही होता है ना कि इसमें श्लेष्म क्या हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। फैलने की वजह से जो HCl है वो हमारे आमाशय की दीवारों को हानि नहीं पहुंचा पाता है। इसके अलावा यहां पर विशेष दो एंजाइम ध्यान से समझना। एक तो होता है प्रोरेनिन, क्या होता है, प्रोरेनिन, और एक होता है पेप्सिनोजन। दो एंजाइम पाए जाते हैं, विशेष प्रकार से दो एंजाइम पाए जाते हैं। अब इनका कार्य क्या क्या है वो देखते हैं हम। देखिए, इस प्रोरेनिन की अगर मैं बात करता हूं, ये प्रोरेनिन अपने आप में क्या होता है, इसको हटा देते हैं अभी। ये जो प्रोरेनिन होता है ये अक्रियाशील होता है बच्चों, यानी कि ये कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है। जो ये प्रोरेनिन है ये क्या करता है, अक्रियाशील होता है, किसी भी प्रकार की क्रिया को नहीं कर सकता है। लेकिन HCl की उपस्थिति के कारण, ये जो HCl है इसकी उपस्थिति के कारण यह प्रोरेनिन किसमें चेंज हो जाता है, रेनिन में। किसमें चेंज हो जाता है बच्चों, रेनिन में चेंज हो जाता है। और जो रेनिन होता है ये क्या होता है, सक्रिय होता है। यानी दो क्रियाएं हुई। देखिए, प्रोरेनिन किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, कि अपने आमाशय में जो HCl है जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, वहां अम्लीयता को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा क्या कार्य कर रहा है, एक और तीसरा कार्य, कि जो प्रोरेनिन है उसको एक्टिवेट करने का कार्य करता है, सक्रिय करने का कार्य करता है। यानी जो प्रोरेनिन है जो कि कैसा होता है, अक्रियाशील होता है, ये अक्रियाशील होता है, लेकिन HCl की उपस्थिति में ये कैसा हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। यानी प्रोरेनिन किस में चेंज हो जाता है, रेनिन में चेंज हो जाता है। अब ये रेनिन क्या कार्य करता है, मिल्क प्रोटीन, जो दूध का प्रोटीन होता है, दूध का प्रोटीन, या जिसे हम क्या नाम देते हैं, कैसीन प्रोटीन। क्या कहते हैं बच्चों, कैसीन प्रोटीन। इस कैसीन प्रोटीन को चेंज करता है कैल्शियम पैरा कैसीनेट। देखिए ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जो रेनिन होता है वो क्या करता है, दूध के प्रोटीन को या मिल्क प्रोटीन को, जिसे क्या कहते हैं हम, एक नाम दिया गया है कैसीन प्रोटीन। यानी दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। इसको किस में चेंज करता है, कैल्शियम पैरा कैसीनेट में चेंज कर देता है। पैरा कैसीनेट में चेंज करता है, फिर कैल्शियम इससे जुड़ता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दूध के प्रोटीन को या कैसीन प्रोटीन को किस में चेंज करता है,
कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज करता है। इसी वजह से बच्चों में जो ये रेनिन होता है ये बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, वयस्कों में नहीं पाया जाता है। हमारे अंदर कम है इसकी मात्रा, बहुत ही अति सूक्ष्म है, लेकिन बच्चों में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपने देखा होगा अगर छोटा बच्चा है, अगर उसने जैसे ही माँ का दूध पिया है, पीने के तुरंत बाद का मतलब चाहे 1 मिनट बाद ही वो अगर उल्टी कर देता है तो वो दूध है वो दही में परिवर्तित हो चुका होता है, यानी उसका पाचन होना स्टार्ट हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि रेनिन की मात्रा क्या होती है बच्चों? अधिक होती है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है। तो समझ में आई आपको ये पूरी क्रियाविधि? क्या है क्रियाविधि समझना ध्यान से। दोबारा बोल रहा हूं कि हमारे आमाशय में एक एंजाइम है, क्या नाम है उसका? प्रोरेनिन HCl की उपस्थिति में सक्रिय रेनिन में चेंज हो जाता है, सक्रिय रेनिन में चेंज होता है। और जो रेनिन है वो क्या करता है? इस दूध के प्रोटीन को या मिल्क प्रोटीन को, जो ये मिल्क प्रोटीन है जिसको क्या कहते हैं हम? कैसीन प्रोटीन, इसको किस में चेंज करता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज करता है। कौन करता है? रेनिन करता है। और रेनिन किस में सर्वाधिक पाया जाता है? बच्चों में। तो एक बात समझ में आई, एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए पहले। अब नेक्स्ट इसके बाद में एक तो हो गया आपका कौन सा? प्रोरेनिन। अब अगला जो है एक एंजाइम जो कि यहां पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पेप्सिनोजन। अभी मैंने नाम बताया था ना आपको, क्या कहते हैं उसे? पेप्सिनोजन। अभी पेप्सिनोजन क्या करता है उसे भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ध्यान से कि जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन ध्यान से समझना, वही बिल्कुल सेम क्रियाविधि है जैसा हमने प्रोरेनिन में देखा, सेम वैसे ही। जो ये पेप्सिनोजन होता है ये भी कैसा होता है? अक्रियाशील होता है, अक्रियाशील। ठीक है बच्चों। अब होगा क्या? अक्रियाशील है तो यानी कोई क्रिया नहीं करेगा, तो ये किस में चेंज हो जाता है? यहां पर HCl की उपस्थिति के कारण, कि यहां पर कौन है? HCl उपस्थित है आमाशय में। तो पेप्सिनोजन किस में चेंज हो जाता है? पेप्सिन में। किस में चेंज हो जाता है? पेप्सिन में। और पेप्सिन अपने आप में कैसा है? सक्रिय है। कैसा होता है बच्चों? सक्रिय होता है। और जो पेप्सिन होता है ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? यह करता है इसको पेप्टोन्स व प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स तथा प्रोटियोजेज में चेंज कर देता है। कौन कर देता है? पेप्सिन कर देता है। ध्यान से समझना इसे। क्या हुआ है यहां पर? अभी तक यहां पर प्रोटीन का पाचन हुआ है। प्रोटीन किसमें टूटा है? पेप्टोन्स तथा प्रोटियोजेज में टूटा है। किसने तोड़ा है? तो पेप्सिन ने तोड़ा है। पेप्सिन सक्रिय कब बना? जब पेप्सिनोजन किससे क्रिया किया? HCl से क्रिया किया, तब जाके पेप्सिन का निर्माण होता है। तो हमारे आमाशय की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से किसका पाचन होता है बच्चों? प्रोटीन का पाचन होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे छोटे छोटे माइनर कि हमारे आमाशय में किसका पाचन सर्वाधिक हो रहा है? तो किसका हो रहा है आपके सामने? प्रोटीन का, क्योंकि कैसीन भी क्या है? एक प्रोटीन है। और यहां पर भी ये कैसीन प्रोटीन हो गया, विशेष प्रकार का प्रोटीन हो गया ये, तो कि दूध का प्रोटीन एक विशेष प्रोटीन हो गया ना, कैसीन प्रोटीन। और वैसे बाकी जो प्रोटीन्स हैं उनमें उनको पेप्टोन्स तथा प्रोटियोजेज में कन्वर्ट करने का कार्य पेप्सिन के द्वारा किया जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब होता क्या है कि जो ये भोजन है, समझो इसे कि ये भोजन है, यहां पर इस जगह था, यहां पर भोजन आ गया, भोजन का यहां पर पाचन हो गया और लगभग 3 से 4 घंटे तक यहां पर भोजन रहता है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि भोजन आगे की तरफ धकेल दिया जाता है, जिसका नियंत्रण इस अवरोधनी के द्वारा किया जाता है। और इस अवरोधनी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमें। अभी मैंने बोला था आपको, जब ये भोजन यहां से आगे की तरफ जाता है, जब ये भोजन आगे की तरफ जाएगा तो एक बात बताइए, यहां पर इसका माध्यम कैसा था?
अति अम्लीय था, तो अति अम्लीय आगे पहुंचेगा ना। तो उस वक्त जो ये भोजन है, जो अब तक क्या कहला रहा था, बोलस कहला रहा था, लेकिन अब क्या कहलाएगा यहाँ पर, कायम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कायम कहलाता है। ये छोटे छोटे नाम हैं जो आपको याद रखने होंगे। क्या कहला रहा है यहाँ पर, ये कायम। सबसे पहले क्या कहलाया था, यहाँ से जब गया था मुंह से या अपने मुख गुहा से जब अंदर की तरफ हमने निगला था, तो वो क्या कहला रहा था, बोलस। बोलस के बाद में अब आमाशय में जब थोड़ा पाचन हुआ है, प्रोटीन का पाचन हुआ है और इसका माध्यम अति अम्लीय हो गया है, तो अब ये क्या कहला रहा है, यहाँ से कायम कहला रहा है। तो आप क्या कहेंगे, अगर कभी कोई पूछता है, कहीं आपको लिखना पड़े, अगर आप ये भी लिखते हैं कि कायम यहां से या कायम आमाशय से होता हुआ ग्रहणी में, क्योंकि ये भाग क्या है, ग्रहणी वाला भाग है आपके सामने, तो ग्रहणी में प्रवेश कर जाता है। तो इसके बाद में, आमाशय के बाद में अब पाचन की क्रिया कहाँ होगी, छोटी आंत में होगी, क्योंकि छोटी आंत के हमने 3 भाग पढ़े थे ना, ग्रहणी सबसे पहले, फिर कौन सा था उसका दूसरा भाग, जेजुनम और इलियम, यही तो पढ़ा था हमने। तो 3 भाग जो यहाँ पर हैं कि सबसे पहले ड्यूडिनम, इलियम, जेजुनम, इस तरीके से हमने 3 भाग पढ़े थे। तो सबसे पहला भाग जो हमारा ड्यूडिनम का है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं, इस ग्रहणी वाले भाग में यहाँ पर पाचन की क्रियाविधि होती है। और मैंने एक बात बताई थी आपको कि छोटी आंत के ग्रहणी भाग में सर्वाधिक पाचन होता है। सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, इसी ग्रहणी वाले भाग में होता है। तो समझते हैं, चलो इसे भी आप ये नोट करते रहना। देखिए स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पढ़ना, जब भी मैं आपको ये कहता हूं कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस तरीके से इसे नोट डाउन कीजिए, तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके, वीडियो को वहीं पर रोक के जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे नोट डाउन कीजिए, अपनी बुक में कीजिए, अपने किसी रजिस्टर में कीजिए, कहीं भी, लेकिन इसे नोट करते हुए रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, आगे याद करने में भी बहुत फायदा रहेगा। दोबारा जब भी कभी पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, भोजन कहाँ पहुंच चुका है हमारा। देखिए कि भोजन जो हमारा ये आमाशय था, इस तरीके से इस आमाशय से आगे की तरफ इस भाग में आ गया है। इस भाग में आ गया है, नहीं आ गया है। यहां पर एक वाल्व है या अवरोध नहीं है। ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है आपका ग्रहणी। क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। जब हम इसे पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि यहाँ पर एक त्रिकोणीय संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं या लिवर कहते हैं, बताया था। इसके अलावा ग्रहणी के मध्य में इस जगह पर एक पत्ती जैसी संरचना, लीफ स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नाशय या पैनक्रियास कहते हैं। यानी यकृत भी यहीं जुड़ रहा है, अग्नाशय भी यहीं जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो आंत्र होती है, हमारी जो आंत है, उनके अंदर भी एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनसे कि एक विशेष रस स्रावित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आंत्र रस कहते हैं। यानी कुल मिलाकर हम कहें बात करें तो यहाँ 3 प्रकार के जो जूस हैं या एंजाइम्स हैं, 3 प्रकार के रस हैं, वो स्रावित होते हैं। सबसे पहले पित्त रस स्रावित हो रहा है। कहां से स्रावित हो रहा है, यकृत से, यकृत से स्रावित हो रहा है। दूसरा एक होता है अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस जो कि कहां से स्रावित हो रहा है, अग्नाशय से स्रावित हो रहा है। समझ में आ रहा है। और तीसरा जो भाग है, यानी तीसरा जो रस है जिसे हम कहते हैं आंत्रीय रस, आंत्रीय रस, इंटेस्टाइनल जूस, जो हमारी आंत्र से, आंत्र कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो अब आपको कैसे याद रखना है ये कि हमारे जो ये वाला भाग है इसमें 3 प्रकार के रस स्रावित होते हैं। कौन कौन से स्रावित हो रहे हैं, पित्त रस स्रावित हो रहा है जो कि कहां से स्रावित हो रहा है, इस यकृत वाले भाग से। यकृत वाले भाग के अलावा एक जो हमारा अग्नाशय वाला भाग है, इस अग्नाशय से क्या स्रावित हो रहा है, अग्नाशयी रस स्रावित हो रहा है। तथा एक जो आंत्र है, हमारी आंत्र की कोशिकाएं हैं, उनसे क्या स्रावित हो रहा है, आंत्रीय रस स्रावित हो रहा है। यानी हमारे इस वाले भाग में कितने प्रकार के रस हो गए बच्चों, 3 प्रकार के रस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब इनमें एक एक की बात करते हैं।
ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं पित्त रस की, यकृत की, तो जो यकृत होता है, यकृत से जो पित्त रस स्रावित होता है, तो हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। बताया था या नहीं, याद होगा आपको, उसको रिकॉल कीजिए कि मैंने क्या कहा था कि पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, यानी इसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। क्लियर रहेगा ये, कोई भी पाचन एंजाइम यहाँ पर नहीं पाया जाता है, तो हम इसे तो यहाँ पर पाचन में पढ़ेंगे ही नहीं, खत्म हो गया ये तो यहीं पर कि पित्त रस के अंदर केवल पित्त लवण पाए जाते हैं, पित्त वर्णक पाए जाते हैं, उनका जो काम होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम उत्सर्जन को याद कर, जब हम उत्सर्जन पढ़ेंगे ना तब बताएंगे हम उसके बारे में। अभी बात करते हैं इसकी नेक्स्ट आता है आपके सामने, अब एक एक को देखते हैं। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस या पैनक्रिएटिक जूस, क्या कहते हैं बच्चों इसे, पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस। अग्नाशयी रस के बारे में मैंने एक लाइन बोली थी आपको कि ये क्या होता है, ये एक पूर्ण पाचक रस होता है, पूर्ण पाचक रस होता है, यानी इस रस में कंप्लीट एंजाइम पाए जाते हैं, सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, अब फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि जो अग्नाशयी रस होता है इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, एक एक एंजाइम को देखते हैं हम। सबसे पहले पहला एंजाइम एमाइलेज। देखिए बच्चों, एक एक याद रखना है आपको, कंफ्यूजन होगा, देखो ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको याद रखना है। ध्यान कीजिए, एमाइलेज इससे पहले हमने कहाँ पढ़ा था, एमाइलेज इससे पहले कहाँ पढ़ा था, मुखगुहा में पढ़ा था, लार ग्रंथि के अंदर पढ़ा था हमने एमाइलेज, और मैंने एक लाइन बोली थी कि एमाइलेज किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च में भी मैंने ये कहा था कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, लेकिन मुख गुहा में केवल कितना परसेंट, 30% पाचन होता है, तो बाकी की स्टार्च है उसका पाचन कहाँ होगा, उसका पाचन यहां होता है, यानी स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में, किस में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में, ठीक है। और कौन कर रहा है ये, एमाइलेज कर रहा है, यानी एमाइलेज का कार्य आपको याद रहना चाहिए कि स्टार्च है, स्टार्च को किस में चेंज कर रहा है, ये माल्टोज में चेंज कर रहा है। नेक्स्ट ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम। देखिए अब वही कंफ्यूजन कि कैसे याद रखें, देखिए जैसे पेप्सिन है वैसा ही ट्रिप्सिन है, नाम एक जैसा है ना, पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन, तो ये किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, और प्रोटीन को किस में तोड़ता है, वही पेप्टोन्स में प्लस प्रोटियोजेज में। दो एंजाइम हो गए आपके सामने कि ट्रिप्सिन कैसे याद रहेगा, पेप्सिन किसका पाचन कर रहा था वहां पर, प्रोटीन का पाचन, तो ये भी किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। तो ट्रिप्सिन किसको, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स में तथा प्रोटियोजेज में चेंज करता है। नेक्स्ट आता है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये जो काइमोट्रिप्सिन है वही ट्रिप्सिन जैसा काइमोट्रिप्सिन, तो ये भी किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, लेकिन ये प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टाइड्स में तोड़ता है। किसमें तोड़ रहा है ये, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ रहा है। नेक्स्ट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, 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 आप इन्हें नोट करते हुए चले मेरे साथ साथ कि कौन किसका पाचन कर रहा है। इस तरीके से इनको थोड़ा अलग शो कर देता हूं, तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। देखिए कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या करेगा, इन पेप्टाइड्स को, जो ये पेप्टाइड्स है, प्रोटीन है, पेप्टाइड्स है, इनको एमिनो एसिड्स में, यानी कि किसको, प्रोटीन या जो पेप्टाइड्स है
इनको किसमें तोड़ेगा? अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्लों में तोड़ देगा। इसके अलावा एक एंजाइम आता है जिसे कहते हैं हम लाइपेज। क्या कहते हैं बच्चों? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? वसा। और वसा को भी किसमें तोड़ता है? ये वसा को तोड़ता है ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल में। देखिए अब ध्यान से समझना यहां तक। कितने हो गए? ये 5 हो गए, ठीक है। एक एंजाइम और है, उसे भी मैं यहीं नोट कर देता हूं, फिर आप एक साथ इन्हें नोट कर लेना आराम से या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज देखिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हमने मुख गुहा में पढ़ा, तो मुख गुहा में सबसे पहले हमने पढ़ा था एमाइलेज एंजाइम, लारिए एमाइलेज कहा था मैंने। उससे 30% जो स्टार्च है उसका पाचन हो गया था। एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देगा, जो बची हुई स्टार्च थी उसको माल्टोज में तोड़ देता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा प्रोटियोजेज में तोड़ देता है, ठीक है। किसमें तोड़ेगा? पेप्टोन्स तथा प्रोटियोजेज में तोड़ देता है। नेक्स्ट आता है काइमोट्रिप्सिन। अब क्या होगा कि जो एक भाई पेप्टाइड्स में टूटेगा ना, जो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में तोड़ गया, इसके बाद में जो प्रोटीन है ये और छोटे भागों में, क्योंकि देखिए पाचन का मतलब ही यही है कि जो अवयव हम खा रहे हैं उनको छोटे से छोटे भाग में तोड़ा जा सके, ताकि उनका हम क्या कर सकेंगे? अवशोषण हो सकेगा, ठीक है ना। अब किस तरीके से टूटेंगे वो भी बताऊंगा आपको मैं। जो प्रोटीन है ये किस में टूटेगा? यहाँ पर पेप्टाइड्स में टूटेगा, पेप्टाइड्स में टूटेगा। आगे आएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जैसा इसका नाम है। देखिए पेप्टाइडेज यानी कि पेप्टाइड्स को तोड़ने वाला होगा या नहीं होगा? तो जो पेप्टाइड्स हैं इनको तोड़कर ये किस में चेंज कर देता है? अमीनो अम्लों में चेंज कर देता है, एमिनो एसिड्स में चेंज कर देता है। इसके बाद में आता है लाइपेज। देखिए नाम है, क्योंकि वसा को हम क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं, लिपिड कहते हैं ना, तो लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज, लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों या फैटी एसिड्स के अंदर तोड़ देता है। अब आता है न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज ये क्या करता है? न्यूक्लिक जो एसिड्स हैं यानी कि डीएनए आरएनए है, इनको कन्वर्ट कर देता है और इनको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। किस में तोड़ता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। यानी अब तक मैंने आपको 6 एंजाइम पढ़ाए हैं। 6 एंजाइम कौन कौन से हो गए हैं आपके सामने हैं। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट इनका ले लें या इनको एक बार नोट डाउन आप कर लें, वीडियो को पॉज करें पहले, ठीक है, और उसके बाद में इन्हें एक एक करके नोट कर लें फटाफट। तो नोट कर लिया है आपने, दोबारा से एक बार सुन लें क्या क्या कि जो अग्नाशयी रस होता है, ठीक है, जो कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय से या पैनक्रियाज से स्रावित होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम या पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पाचन में भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से एंजाइम है मुख्य रूप से? तो सबसे पहले बात करेंगे तो एमाइलेज है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है, और स्टार्च को किस में तोड़ता है? माल्टोज में तोड़ता है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप भी रिपीट करते जाइए। आपने नोट कर ही लिया है, इसे नहीं किया है तो दिख रहा है आपको। इसको जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप रिपीट करते जाइए ताकि आपको ये याद हो जाएंगे। स्टार्च का पाचन हो गया। स्टार्च के बाद में बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन के पाचन के लिए कौन कौन से हो गए? ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है तथा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। ये तीनों एंजाइम किसका पाचन कर रहे हैं बच्चों? प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं। यानी हमने ऊपर कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखा, क्योंकि स्टार्च भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन देख लिया। इसके बाद में हम प्रोटीन का पाचन देख रहे हैं।
ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा प्रोटीओजेज में तोड़ता है। इसके अलावा जो काइमोट्रिप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो पेप्टाइड्स को किस में तोड़ता है, एमिनो एसिड्स में तोड़ता है। तो ये हो गया आपका प्रोटीन का पाचन, यानी कार्बोहाइड्रेट फिर प्रोटीन। अब क्या है आपके वसा, यानी जो लाइपेज एंजाइम है वो भी क्या काम करता है, वसा को किसमें, ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल या फैटी एसिड्स में तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा जो न्यूक्लिक अम्ल हैं यानी कि डीएनए आरएनए, क्या क्या नाम है इनके, इनके नाम बताएंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में, कमेंट कीजिए डीएनए का पूरा नाम और आरएनए का पूरा नाम। क्लियर है। न्यूक्लियस किसको, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है। अब देखिए दो नाम आपके सामने आएंगे, एक तो है न्यूक्लियोटाइड और एक होते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये क्या होते हैं ये भी आपको भी बता दूंगा लास्ट में। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो ग्रहणी वाला भाग है उसके अंदर 3 प्रकार के रस स्रावित होते हैं, पित्तरस, अग्नाशयी रस और तीसरा आता है एक आंत्रीय रस। कौन सा होता है बच्चों, आंत्रीय रस, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। इसके अंदर भी क्या होता है, इसमें भी जो हमने अब तक इनको तोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले पॉलीसेकेराइड्स, जैसे मान लो अगर हम शर्करा उसकी बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड 3 भागों में बटे होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड को हमने डाई या ओलिगोसेकेराइड में तोड़ा है, अब उसको हम किस में तोड़ेंगे, मोनोसेकेराइड में तोड़ेंगे, एकलक अणुओं में तोड़ेंगे ताकि उनका अवशोषण हो सके। तो इसमें भी बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से एंजाइम हैं इनको भी मैं नोट कर रहा हूं, जो एक बार पहले पूरा नोट कर लेता हूं, फिर उसके बाद में आप मेरे साथ साथ इसे भी लिखते जाना। सबसे पहले माल्टेज, देखिए माल्टेज जैसा मैंने नाम लिखा है ना उसी तरीके का इसका क्या होगा, काम होगा। काम क्या होगा, हमने पढ़ा था स्टार्च को किस में तोड़ा जा चुका है, माल्टोज में, टोज में, ठीक है ना। जितने भी एंजाइम होते हैं उसके आगे हम एज लगाते हैं हमेशा, जिनके एज लगा हुआ है ना, एज, इसका मतलब ये मान लेना कि वो क्या है, एक एंजाइम है, एज लगाते हैं हमेशा। तो माल्टेज क्या है, एक एंजाइम है। किसको तोड़ेगा, माल्टोज को, क्योंकि माल्टोज क्या है, एक शर्करा है और माल्टोज को किस में तोड़ देता है बच्चों, ग्लूकोज में। किस में तोड़ देता है, ये ग्लूकोज में तोड़ता है। यानी कि माल्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम है, किसको तोड़ रहा है, माल्टोज को, क्योंकि माल्टोज हमने अभी पढ़ा था, शर्करा किस में टूटी थी, माल्टोज में टूटी थी ना, उस माल्टोज को ये क्या करेगा, ग्लूकोज में तोड़ देता है और ग्लूकोज का आसानी से अवशोषण हो सकता है। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम। सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, जो सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज, और सुक्रोज भी क्या है, एक शर्करा है। इस सुक्रोज को किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है, ठीक है। फिर आता है तीसरे नंबर पे लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम, क्या नाम है इसका, लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को, लैक्टोज को किस में तोड़ता है, ग्लूकोज में। देखिए अब आपके सामने 3 एंजाइम एक जैसे हो गए हैं, माल्टेज, सुक्रेज तथा लैक्टेज। ये 3 एंजाइम आपके सामने आ गए हैं। कौन कौन से हैं, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ये तीनों हो गए हैं। तीनों क्या कर रहे हैं, इनके नाम जैसा है, माल्टेज का जैसा माल्टोज, सुक्रेज जैसा सुक्रोज, लैक्टेज जैसा लैक्टोज। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर आता है आपके सामने लाइपेज। कौन सा एंजाइम है, लाइपेज। और लाइपेज के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, किसका पाचन करता है बच्चों, वसा का पाचन करता है। और किस में तोड़ता है इसको, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल में।
ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों में इसे तोड़ता है। कौन तोड़ता है? लाइपेज तोड़ता है, और ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है न्यूक्लिएजेस। क्या करेगा ये? अब तक हमने जो पढ़ा था लास्ट में मैंने वहां लिखा था, ध्यान होगा आपको कि यहां पर मैंने लिखा था कि डीएनए और आरएनए को किसमें तोड़ा गया था? न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा गया था। किसमें तोड़ा गया था? न्यूक्लियोटाइड में। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो टाइड्स हैं, इन न्यूक्लियोटाइड को किसमें तोड़ता है? न्यूक्लियोसाइड में। किसमें तोड़ता है बच्चों? न्यूक्लियोसाइड में तोड़ता है। देखिए यहां पर याद रखने वाली बात है, टाइड में क्या आता है? TIDE टाइड, और SIDE ऐसे। याद कैसे रखना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। देखिए इधर अपन जब अल्फाबेट लिखते हैं A to Z वर्ण वाला पूरी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? STU ऐसे तो लिखते हैं। तो T है वो आपके कितने नंबर पे आता है? 20 पे आता है। और S कितने पे आता है? 19 पे आता है। बड़ा कौन सा है इनमें से? T बड़ा है ना? T बड़ा है ना? T for 20, और S है जो उससे पहले आता है। तो जो बड़ा है यहां पर, तो यहां भी कौन होगा? वो बड़ा होगा। सिंपल है, ऐसा नहीं है इसके अकॉर्डिंग नहीं, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए, आपका कंफ्यूजन नहीं हो कि न्यूक्लियोटाइड बड़ा है या न्यूक्लियोसाइड बड़ा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बड़े होते हैं। न्यूक्लियोटाइड किस में टूटते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स में टूटते हैं। क्लियर रहेगा अब तो कि जो टाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं, और न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। इसके अलावा डाईपेप्टाइडेज, ध्यान कीजिए, हमने पढ़ा था पेप्टाइड्स में टूट जाता है। जो प्रोटीन था वहां पे हमने काइमोट्रिप्सिन पढ़ा था, जो प्रोटीन था वो पेप्टाइड्स में टूट जाता था। तो जो डाईपेप्टाइड्स थे, इनको किसमें तोड़ दिया जाता है? जो डाईपेप्टाइड्स होते हैं उनको अमीनो अम्लों में, एमिनो एसिड्स में तोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? डाईपेप्टाइडेज। ये सब जो नाम है ना आपको दिख रहे हैं, इनके नाम के अकॉर्डिंग ही इनके काम है। क्योंकि शुरू से देखिए, माल्टेज माल्टोज को तोड़ेगा, सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ेगा, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ेगा, लाइपेज लिपिड्स को, या वसा लिख दिया मैंने, एक ही बात है। अगर मैं यहां पर लिखूं लिपिड्स तो भी वही बात है। न्यूक्लिएजेस न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ेगा। ठीक है, और डाईपेप्टाइडेज, एज लग रहा है देखिए सबके सामने, डाईपेप्टाइडेज किसको तोड़ेगा? डाईपेप्टाइड्स को किस में तोड़ देता है? अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। इसके अलावा एक लास्ट जिसे हम कहते हैं फास्फेटेज। ये जो फास्फेटेज होता है, तो अब तक जो न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स को भी इनके छोटे भाग में किस किस में? नाइट्रोजनिक क्षारक प्लस शर्करा, जो नाइट्रोजनिक क्षारक तथा राइबोज शर्करा, इसके अंदर ये तोड़ देता है। कौन? फास्फेटेज एंजाइम। अब आपके सामने ये 7 प्रकार के एंजाइम आ चुके हैं जो कि किससे संबंधित हैं? आंत्रीय रस से संबंधित है। ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। जैसे जैसे हम पाचन को पढ़ते जा रहे हैं, जो भोज्य पदार्थ है उसको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ते जा रहे हैं, और ये लास्ट में इस तरीके से टूट जाते हैं जिनका आसानी से अवशोषण हो सकता है। यानी ये पूरी क्रिया मैंने तीनों रस बताए थे, वो आमाशय के किस भाग, छोटी आंत के किस भाग में हो रही है? ड्यूडीनम में, या जिसे हम क्या कह रहे हैं? ग्रहणी। इस ग्रहणी के अंदर ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, जिसमें आपको पित्त रस भी मिल रहा है,
ठीक है, उसमें आपको अग्नाशयी रस भी मिल रहा है और उसी में आपको ये आंतरीय रस भी मिल रहा है। तो इतने सारे एंजाइम एक साथ जहां मिलते हैं तो वहां पर तो पाचन सर्वाधिक होगा ही होगा। तो इतना सोचने वाली बात नहीं है। जब आपसे कोई पूछता है कि सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है तो कहाँ होगा, वो ग्रहणी में होगा। छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में, ड्यूडिनम वाले भाग में जो सर्वाधिक पाचन होता है। अब ये पाचन आपके सामने आ चुका है कि सभी जो पदार्थ हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूट चुके हैं, अपने सूक्ष्मतम भाग में आ चुके हैं। तो होगा क्या, सबसे पहले तो एक काम करो, इसको नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करके करो या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया। तो अब बात करते हैं कि अब इसके बाद में होगा क्या, कि ये जो सभी पदार्थ हैं अपने सूक्ष्मतम रूप में आ चुके हैं, अपने सबसे छोटे भाग में आ चुके हैं। तो जब पाचन की क्रिया पूरी हो गई तो उसके बाद में कौन सी क्रिया होगी, और उसके बाद में जो भोजन है वो ड्यूडिनम से निकलकर छोटी आंत के अगले भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, इलियम या जेजुनम इलियम, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, वहां पर पहुंचती है, इलियम वाले भाग में पहुंच जाता है। और इलियम वाले भाग में मैंने बताया था आपको एक विशेष संरचना पाई जाती है और उस संरचना को भी हमने नाम दिया था रसांकुर। विलाइज पाई जाती है, माइक्रोविलाइज वहां पाए जाते हैं, यानी कि सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, जिनके द्वारा जो भोज्य पदार्थ है उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। एक बार फिर से समझा रहा हूं कि अगर इस तरीके से हम छोटी आंत को देखते हैं, ठीक है, छोटी आंत के भाग को इस तरीके से देखते हैं तो इसके आंतरिक जो सतह होती है उस पर इस तरीके से वलन पाए जाते हैं, उभरे हुए उभार पाए जाते हैं। इन उभारों पर छोटे छोटे सूक्ष्म अंकुर या जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाइज, माइक्रोविलाई कहते हैं या सूक्ष्म अंकुर। ये सूक्ष्म अंकुर जो होते हैं या रसांकुर जो होते हैं, इनके द्वारा जो भोजन है, जो हमने अब तक पूरा पाचन देखा है, उनका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है इनके द्वारा ही। और जो ये वलन पाए जाते हैं, इसी की वजह से जो अवशोषण है उसकी सतह, अवशोषण की सतह लगभग 600 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने उस दिन भी आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि अगर हम इस लाइन को यूं देखें, ठीक है, और इतनी ही दूरी पर अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर दोनों छोरों को हम पकड़ के दूर करते हैं तो किसकी लंबाई ज्यादा होगी, इसकी लंबाई ज्यादा होगी ना। यही मतलब होता है, इसी वजह से यहां पर ये इस तरीके से वलन पाए जाते हैं ताकि जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए और अधिक से अधिक रसांकुर यहाँ, सूक्ष्म अंकुर यहाँ उपस्थित होंगे और अधिक होंगे तो अवशोषण की सतह भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ताकि जो जितने भी पदार्थ हैं उनका क्या होगा, अवशोषण आसानी से किया जा सकता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि सर्वाधिक अवशोषण, तो सर्वाधिक अवशोषण कहां हो रहा है, इलियम भाग में। कहां हो रहा है बच्चों, इलियम भाग में हो रहा है। सर्वाधिक पाचन कहां हो रहा है, ग्रहणी वाले भाग में। पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो मुख गुहा से होती है। तो अब आपको ये जो कंफ्यूजन है ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया है कि इलियम भाग में क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म अंकुर या माइक्रोविलाइज पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो भोज्य पदार्थ है, जो कि हमने पाचन में देखा है, जो पचित भोज्य पदार्थ है उसका अवशोषण करने का कार्य करती है। इसके बाद में जो पदार्थ है बचा हुआ, जिसका अवशोषण नहीं हुआ है या जिसे हम एक नाम देते हैं अपचित भोज्य पदार्थ, जो अपचित भोज्य पदार्थ है वो धीरे धीरे आगे की तरफ धकेला जाता है। छोटी आंत से वो कहाँ चला जाएगा, बड़ी आंत में चला जाएगा। बड़ी आंत के भी 3 भाग पड़े थे, कौन कौन से, सीकम, कोलोन और रेक्टम या मलाशय लास्ट वाला। तो इस तरीके से उनमें से गुजरता हुआ मलाशय में इकट्ठा हो जाता है तथा मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। बड़ी आंत में ध्यान रखना, बड़ी आंत में केवल अतिरिक्त जल व लवणों का, बड़ी आंत में केवल जल व लवणों का ही अवशोषण हो पाता है। इसके अलावा किसी भी पदार्थ का अवशोषण
नहीं होता है। जल व लवणों का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है, जो अतिरिक्त और रह जाते हैं। और जो भोजन, जो आपका मल है, वो किस तरीके से अर्ध ठोस रूप के अंदर शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अब इसी के बीच में एक क्रिया और, छोटा सा नाम, अच्छा नाम है, आपको आना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। एक शब्द है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण देखिए, समझना ध्यान से कि आपने भोज्य पदार्थ खाया, ठीक है। भोज्य पदार्थ खाने के बाद में उसका पाचन हो गया, पाचन होकर वो छोटे छोटे भागों में टूट गया, टूटने के बाद में यहां पहुंचकर इलियम भाग में उसका अवशोषण भी हो गया है। अब अवशोषित तो हो गया है, अवशोषण होकर वो कहां पहुंच गया है? रक्त वाहिनी में आपके पहुंच गया है, ताकि वो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, फैलाया जाए। लेकिन उस भोज्य पदार्थ की सबसे ज्यादा जरूरत कहां है आपके शरीर में? उस चीज को, यानी कि जो भोज्य पदार्थ हमारा पचित हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि जो पचित भोज्य पदार्थ है उसकी जहां आवश्यकता है या आवश्यक अंग तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वांगीकरण कहते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा। जैसे जो जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है, उन्होंने एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो ब्रेक होती हैं, टूटती हैं। अब मसल्स जब ब्रेक हुई हैं तो उन जो मांसपेशियां हैं जो टूट गई हैं, उनको वापस से बनाना है। शरीर का काम क्या है कि उसको वापस से बनाएगा, निर्माण करेगा। और हमारे शरीर के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? प्रोटीन का। कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर का निर्माता होता है, ये आपको भी पता है। तो जो प्रोटीन है, इसकी आवश्यकता उस मसल में है। जैसे आपने अगर एक्सरसाइज किया तो आपके यहाँ कंधे की मसल है, वो ज्यादा आज आपने एक्सरसाइज की और यहां से मसल थोड़ी सी ब्रेक डाउन हुई है, ब्रेक हुई है, तो प्रोटीन यहाँ चाहिए। तो आपने प्रोटीन तो खाया है ना, वो तो आपके आमाशय में, यहाँ तो नहीं पहुंचाना। तो होगा क्या? जब उसका पाचन होगा, पाचन के बाद में यहाँ से अवशोषण होगा, अवशोषण होकर वो कहाँ चला जाएगा? रक्तवाहिनी में। तो यहां से अवशोषण होकर और आपके इस भाग तक, यानी जहां पर उसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, उस भाग तक पहुंचने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। देखिए, अवशोषण अलग चीज है, स्वांगीकरण अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि आपको समझ में आ गया। अवशोषण तो क्या होगा कि किसी भी पचित भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर लेना, अंदर की तरफ ग्रहण करना। लेकिन उस ग्रहण किए गए पदार्थ को भी उसके आवश्यक स्थान तक पहुंचाना, निश्चित स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है बच्चों? स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण हो जाता है। इसके बाद में जो अपचित भोज्य पदार्थ है, बचा हुआ भोज्य पदार्थ है, जो कि पचा नहीं है, जो कि मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, और इसी के साथ जो आपका पाचन तंत्र है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, ठीक है। इस पाचन तंत्र के हमने 4 पार्ट पढ़े हैं, बिल्कुल जो आज पहली बार देख रहे हो इसे, तो वो आप उन चारों पार्टों को एक एक करके पूरा देखें, ठीक है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैंने जो आज जो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे उनको जवाब जरूर दें कमेंट बॉक्स में। 2 ही क्वेश्चन थे आपसे, क्या क्या थे? एक तो आपके आमाशय के अंदर अपने 2 अवरोध हैं, अवरोध नहीं पाई जाती हैं, स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, उनके नाम बताने, और डीएनए और आरएनए का पूरा नाम बताना है आपको, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मेरे को वो मिलने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।